मॉर्निंग भैया बहन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कक्षा सप्तम इतिहास का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, दक्षिण के राज्य। उसमें सबसे पहले मैं आपको तंजावुर के चोल शासकों के बारे में बताऊंगी। चोल शासक वस्तुतः शुरू में पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। बाद में उन्हीं सामंतों में से विजयालय नामक एक व्यक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और तंजावुर को कब्जा कर उसको अपनी राजधानी बनाया। बाद में उसका पोता परंतक प्रथम शासन राजा बना और उसने भी 48 वर्ष तक शासन किया। उसने मदुरै के पांड्य शासकों को भी हरा दिया और उनकी राजधानी यानी पांड्यों की राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। मदुरै के जो पांड्य शासक थे उनको भी उसने हरा दिया था। उसके शासनकाल में चोलों का साम्राज्य नेल्लौर दक्षिण में नेल्लौर तक फैल गया था और यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीलंका के शासक को भी पराजित किया था। और चोल शासकों के इतने तेजी से विस्तार के कारण राष्ट्रकूट तक काफ़ी आतंकित हो गए थे। लेकिन अंत में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोलों को बुरी तरह हराया था। यह चोलों के प्रारंभिक शासकों के बारे में कोई जानकारी थी। अब 985 ईस्वी में पुनः चोल शासन का उदय हुआ। अच्छे शासक में से उनमें राज प्रथम नामक शासक जब राजा बना, उसके शासनकाल में चोल साम्राज्य में चोलों ने काफ़ी विस्तार, उनके समय में विकास हुआ और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा चोलों ने फिर से प्राप्त कर ली। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत, श्रीलंका और अन्य निकटवर्ती द्वीपों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। समूचा चोल साम्राज्य चोल मंडल के नाम से जाना जाने लगा। राजराज प्रथम एक महान विजेता ही नहीं था, वह कला और साहित्य का भी संरक्षक था। राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुआ, जिन्हें हम राजेंद्र चोल के नाम से भी जानते हैं। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के शासनकाल में चतुर्दिक विकास हुआ। वह भारत का सर्वप्रथम ऐसा शासक हुआ जिसने नौसेना का उपयोग किया, विदेशों पर आक्रमण भी किया। विजय अभियान उसकी नौसेना के द्वारा भी हुए। उसने अपनी नौसेना को उन्नत और शक्तिशाली बनाया तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे मलय, जावा, सुमात्रा आदि को विजय करने के लिए भेजा। उसने उत्तर भारत में गंगा घाटी पर भी विजय प्राप्त करने के लिए उसने चढ़ाई की और पाल शासक को हरा दिया। अपनी इसी विजय के उपलब्धि में उसने स्वयं को गंगई कोंड चोल की उपाधि से सम्मानित किया। उसने गंगई कोंड चोल यानी गंगा घाट पर विजय करने वाले राजा की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक राजधानी बनाई। कहने को राजेंद्र चोल ने साम्राज्य विस्तार तो हुआ ही उसके शासनकाल में, किसानों के लिए भी उसने अधिक अन्न उपजे, इसके लिए खेतों की सिंचाई के लिए नहरों झीलों का निर्माण करवाया, जिससे समुचित रूप से किसानों को खेतों को जलापूर्ति होती रहे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार भी काफ़ी उन्नत दशा में रहा, जिससे चोल साम्राज्य काफ़ी समृद्ध हो गया। इन्हीं सब कारणों से राजेंद्र चोल का शासनकाल चोलों का स्वर्ण युग कहलाता है।
किसी भी भारतीय राजा द्वारा चलाया गया इस प्रकार का नौसैनिक अभियान शायद सबसे पहला था जो राजवीर चोल के द्वारा चलाया गया। किंतु 1122 ईस्वी तक तो उनका साम्राज्य, चोलों का साम्राज्य इस तरह चलता रहा। बाद में चालुक्यों के साथ लगातार संघर्ष बने रहने के कारण उनकी चोलों की शक्ति, बाद के चोल शासकों की शक्ति छीन होने लगी और उनका भी पतन हो गया। चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य थे उन्होंने बेंगी पर फिर से नियंत्रण कर लिया और बाद में 13वीं शताब्दी के अंत होते होते पांड्य और होयसळ शासकों ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इस तरह से 14वीं शताब्दी के शुरुआत होते होते चोलों का साम्राज्य बिल्कुल समाप्त ही हो गया और वे हिंदू महान राज्य जो था विजयनगर, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय हुए, उस साम्राज्य का ही एक अंग बन गया। यह तो चोल शासकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अब उनका चोलों के प्रशासन के बारे में थोड़ी सी बात हम जानते हैं कि चोलों का प्रशासन कैसा था। चोल साम्राज्य का प्रशासन अत्यधिक सुव्यवस्थित था, लेकिन शासन की जो सर्वोच्च शक्ति थी वह राजा के हाथों में थी। राज्य के प्रशासन करने में मंत्री लोग और अनेक उच्चाधिकारी होते थे, वह राजा की सहायता किया करते थे। प्रशासन सही ढंग से चले, इस दृष्टि से पूरा साम्राज्य, चोल साम्राज्य था, वह अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और उस प्रांत को हम मंडलम के नाम से जानते थे। हर मंडलम जो था उसकी देखभाल के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। फिर प्रत्येक मंडलम अनेक जिलों में विभक्त था, अनेक जिलों में बटा हुआ था, जिसको वलनाडु के नाम से जानते थे। प्रत्येक वलनाडु में अनेक गांव होते थे और गांव प्रशासन की सबसे निचली इकाई माना जाता था। चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि विभिन्न स्तरों पर उनकी निर्वाचित सभाएं, जैसे जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, इस तरह से हर एक स्तर पर उनकी सभा होती थी जो प्रशासन के कामकाज को सही ढंग से देखती थी। जिला स्तरीय सभा जो होती थी वह नट्टर कहलाती थी। न टट संयुक्त र, नट्टर। क्या कहलाती थी? नट्टर। जिला स्तरीय सभा को नट्टर के नाम से जानते थे, जो जिला भर के प्रशासन को, उसकी देखरेख सही ढंग से हो, इसको देखती थी। फिर बड़े नगरों की जो निर्वाचित सभा होती थी वह नगरट्टा या नगरत्ता कहलाती थी। ये सभाएं अनेक तरह के प्रशासनिक कार्यों का संपादन करती थी। गांव को अपने मामलों को निपटाने के लिए काफ़ी स्वतंत्रता थी। प्रत्येक गांव में 2 सभाएं या परिषद होती थी, उर और सभा। 2 परिषद होती थी, 2 सभा या 2 परिषद। एक का नाम उर और दूसरा का नाम सभा। उर के सदस्य पूरे ग्रामवासी, जितने भी ग्रामवासी होते थे वह उर के सदस्य होते थे, यानी उर सभी ग्रामवासियों की एक आम सभा थी। लेकिन प्रत्येक गांव में एक छोटा परिषद होता था जिसका नाम सभा, जिसके सदस्य उस ग्रामवासियों के द्वारा, उर के सभी सदस्यों के द्वारा सभा के सदस्य को चुना जाता था। सभा के सदस्य कौन होंगे? तो सभा के सदस्यों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए थे कि कौन हो सकते हैं। अब सभा के अध्यक्ष पढ़ा लिखा हो, वह भूमिपति हो यानी भूमि का स्वामी हो, प्रशासनिक मामलों का जानकार भी होना जरूरी था। उस चुनाव की घोषणा, चुनाव होता था पर्ची के द्वारा और परिणाम की घोषणा गांव के पुजारी के द्वारा की जाती थी। सभा का काम गांव के लोगों से कर एकत्र करना था। किसानों के लिए जलापूर्ति या पीने के लिए जल की आपूर्ति की व्यवस्था करनी होती थी। तालाब, झीलों, मंदिरों और विद्यालयों आदि सभी संस्थाओं का प्रबंधन करना भी सभा का ही काम था।
इसके अतिरिक्त जो सभा होती थी वह ग्रामवासियों के छोटे झगड़ों को भी, विवादों को भी सुलझाने का काम करती थी। व्यापार भी चोल प्रशासन में काफ़ी उन्नत स्थिति में था। व्यापारियों, दस्तकारों और अन्य व्यवसायों के संघ जो थे वह नगरम के नाम से जाने जाते थे। वे नगरम जो संघ उनका था, व्यापारी, दस्तकारों और अन्य व्यवसाय के जो लोग थे उनका एक संघ हुआ करता था जो नगरम कहा जाता था। ठीक ना। किसानों के लिए चोल शासकों के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, बहुत सराहनीय प्रयास किए गए। अगर किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाता था तो उस साल लगान माफ़ कर दिया जाता था। खेतों की सिंचाई के लिए तालाबों, नहरों का निर्माण कराया गया। वनों की कटाई करके अच्छी सड़कें बनवाई गई और अधिक से अधिक भूमि के लिए, खेती के लिए भूमि उपलब्ध हो, इसके लिए भी वनों को काटा गया। अनेक क्षेत्रों में साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। उनके राजस्व के मुख्य स्रोत चोल शासकों ने किसानों, व्यापारियों और सौदागरों से करों की वसूली की। खननकार यानी जो खान में काम करते थे, खननकार जो, और आयाती जो बाहर से कोई वस्तु अगर मंगाई जाती थी उस पर भी राजस्व टैक्स लगाया जाता था। यह भी राज्य की इनकम का एक प्रमुख स्रोत था। अब राजस्व का यह भाग जो इनकम हुआ वह खर्च कहाँ होगा? तो राजस्व का एक हिस्सा राज परिवार के भरण पोषण और सेना के रख रखाव पर व्यय किया जाता था। शासकों के द्वारा जो एकत्रित धन यानी राजस्व जो इकट्ठा होता था वह केवल राज परिवार के लिए ही नहीं या सेना के रखरखाव के लिए ही नहीं, आम जनता के उपयोगी कार्यों पर भी खर्च किया जाता था। जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, तालाबों का निर्माण होना, नहरें बनवाना इत्यादि पर। चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली अस्थायी सेना और एक मजबूत नौसेना भी थी। उनकी सेना में तीरंदाज भी होते थे, पैदल सिपाही भी होते थे, घुड़सवार सैनिक और हाथियों का दस्ता भी शामिल था। नौसेना जो होती थी वह द्वीप पर, जो समुद्र में कुछ द्वीप थे बगल के, तो उन द्वीपों पर कब्जा करने के लिए नौसेना रखी जाती थी, जो समुद्री मार्गों की रक्षा भी करते थे। समुद्री मार्ग की रक्षा होने से अन्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध था उन व्यापारियों की भी सुरक्षा होती थी। उस समय सामाजिक व्यवस्था का अगर वर्णन करें तो उस समय वहाँ जाति प्रथा का प्रचलन हो चुका था। ब्राह्मणों को कुछ भूमि उपहार में प्राप्त होती थी, जिस भूमि को हम ब्रह्मदेय के नाम से जानते थे। यानी समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र इत्यादि लोग वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते थे। ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप कुछ जमीन को भूमि दान में दी जाती थी और वह भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय कहलाती थी। और उस भूमि पर जो उपज होगी उस पर टैक्स नहीं लगता था। यानी ब्रह्मदेय वाली भूमि जो थी वह कर मुक्त होती थी। ब्राह्मणों के अतिरिक्त व्यापारियों का भी एक शक्तिशाली वर्ग था जो उस समय काफ़ी उभर कर आया था और उनके पास काफ़ी संपत्ति थी, काफ़ी समृद्ध होते थे वह व्यापारियों का वह वर्ग जो था। निचली जातियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दक्षिण भारत में अभी मैंने देखा व्यापारियों और ब्राह्मण की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वहीं निचली जाति के लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। वे सार्वजनिक कुओं से पानी भी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में पूजा नहीं करने के लिए प्रवेश नहीं कर सकते थे। श्रमिक जो होते थे जीवन भर कठोर परिश्रम ही किया करते थे। यह कुछ बातें आज मैंने आपको चोल प्रशासन के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत की स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे।